मेरे प्यारे नाइन्थ के विद्यार्थियों, आप लोगों का ऑनलाइन हिंदी क्लास में हार्दिक अभिनंदन है। सर्वप्रथम आपको मैं आज राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो स्वामी विवेकानंद जी हमारे देश के सांस्कृतिक, हमारे देश की सभ्यता, हमारे राष्ट्रीय अस्मिता को पूरे विश्व मंच पर एक पहचान दिलाई, हमारे भारतीय संस्कृति का डंका पूरे विश्व में बजाया। इसलिए आज हम उनको याद करते हैं और वो भी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। तो आप लोग भी इस देश के युवा हैं, इसलिए आप लोगों को युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब अभी तक हमने क्षितिज में काव्यखंड में 2 चैप्टर पढ़े, कैरी और कोकिला, बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसी तरह से गद्य खंड में 2 चैप्टर पढ़े, सांवले सपनों की याद और प्रेमचंद के फटे जूते। इस प्रकार से जो एनुअल एग्जाम का पाठ्यक्रम था क्षितिज का, वह पूरा हो गया। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वह है कृतिका। कृतिका में भी 2 चैप्टर रखा गया है एनुअल एग्जाम के लिए, जिसमें माटी वाले हमने PT3 में पढ़ लिया था और अब हम पढ़ने जा रहे हैं रीढ़ की हड्डी। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, मैं कॉपी चेक करते समय यह पाया था कि रीढ़ की हड्डी पाठ बहुत बच्चों ने लिख डाले हैं और यह भी संज्ञान में आया कि यह पाठ पढ़ाया जा चुका है। तो अगर जिन लोगों ने पढ़ा है उनके लिए रिवीजन होगा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए पढ़ाया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को आज मैं रीढ़ की हड्डी के लेखक जगदीश चंद्र माथुर का जीवन परिचय पढ़ाऊंगा और आज के होमवर्क में यही जीवन परिचय मैं लिखने के लिए भी दूंगा। उसके बाद रीढ़ की हड्डी एकांकी विधा है, ध्यान रखिएगा। मैं विधाओं पर काफ़ी जोर देता हूँ और रीढ़ की हड्डी एकांकी विधा है, इसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जगदीश चंद्र माथुर को हम पढ़ते हैं। तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म सन 1917 में हुआ था और इनका निधन, इनकी मृत्यु 1978 में हुई। इस प्रकार से यह 61 वर्ष तक जीवित रहे। सुपरिचित नाटककार जगदीश चंद्र माथुर का जन्म खुर्जा, उत्तर प्रदेश में हुआ और शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से
तो मेरे प्यारे बच्चों, इनका जन्म कहाँ हुआ? खुर्जा, उत्तर प्रदेश में हुआ। और इनकी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। बचपन से ही नाटकों में रुचि होने के कारण स्कूल, कॉलेज के सांस्कृतिक उत्सवों में नाट्य लेखन, निर्देशन और अभिनय करते रहे। आगे चलकर यही शौक सृजन में परिणत हुआ। तो होनहार बिरबान की होत चीकने पर पालने में ही पांव दिख जाते हैं। तो बचपन से ही यह स्कूल से ही, कॉलेज से ही नाटक खेलने, नाटक लिखने, निर्देशन करने में इनकी रुचि थी। स्वयं अभिनय करते थे और आगे चलकर यही शौक सृजन में परिवर्तित हो गया। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों में विविधता है। विविधता का मतलब विभिन्न विषयों पर नाटक लिखते हैं और विभिन्न समस्याओं को नाटक में उभारते हैं, जिसमें राष्ट्रीय, सामाजिक, स्थानीय समस्याएं होती हैं। ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ उन्होंने सामाजिक समस्याओं से जुड़ी एकांकी नाटक लिखे हैं। उनके कुछ व्यंग्य प्रधान एकांकी चर्चित रहे हैं। तो इन्होंने ऐतिहासिक नाटक लिखा। ऐतिहासिक नाटक के साथ साथ सामाजिक समस्याओं पर आधारित नाटक लिखे। फिर कुछ व्यंग्य प्रधान एकांकी लिखे। तो आप लोगों ने प्रेमचंद के फटे जूते पढ़ा था, तो वह व्यंग्य प्रधान रचना थी। ऐसे ही व्यंग्य प्रधान एकांकी भी होते हैं और इन्होंने लिखा। इनके प्रमुख कृतियों में कोणार्क एक मंदिर है, सूर्य मंदिर, संभवतः उड़ीसा में है। तो कोणार्क, दशरथ नंदन, शारदिया, पहला राजा, इनके नाटक थे। भोर का तारा, ओ मेरे सपने, यह एकांकी संग्रह है। तो एकांकी नहीं, एकांकी संग्रह। एक एकांकी संग्रह में बहुत सारे एकांकी होते हैं। तो यहाँ पर 2 एकांकी संग्रहों का उल्लेख है। अब 2 एकांकी संग्रहों का मतलब इसमें बहुत सारे एकांकी संग्रहित होंगे, संकलित होंगे। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, जगदीश चंद्र माथुर का जीवन परिचय आप लोगों को मैंने बताया जितना आपकी पुस्तक में था। अब इन्होंने जो पाठ्य पुस्तक में पाठ लिखा है, उस पाठ का नाम है रीढ़ की हड्डी। तो मेरे प्यारे बच्चों, रीढ़ की हड्डी नाम क्यों रखा गया, इस पर चर्चा करने की बात है। तो रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी का क्या स्थान होता है? अगर हमारे रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन, जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उसका वह आधार होती है, और अगर किसी की रीढ़ की हड्डी कमजोर होती है
तो उसके पूरे शरीर ही कमजोर हो जाती है। अगर रीढ़ की हड्डी ना हो तो हम खड़े नहीं हो सकते। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह रीढ़ की हड्डी केवल शरीर के लिए ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर रीढ़ की हड्डी प्रतीकात्मक रूप से, संकेतात्मक रूप से सांकेतिक अर्थ देने वाली है। मेरे प्यारे बच्चों, रीढ़ की हड्डी जिस तरह से शरीर में महत्वपूर्ण है, उसी तरह से समाज की रीढ़ हड्डी, समाज, संसार, सृष्टि की रीढ़ की हड्डी एक महिला होती है, एक नारी होती है। अगर इस समाज में नारी न हो तो यह समाज, यह सृष्टि, यह संसार खड़ा नहीं हो सकता। यानी कि इस समाज, इस सृष्टि, इस संसार के निर्माण में नारी का वही महत्वपूर्ण स्थान होता है जो हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी का स्थान होता है। तो दो अर्थ हमने बताया, एक शरीर के अंग के रूप में रीढ़ हड्डी की महत्ता, और दूसरा इस समाज में, इस सृष्टि में, इस संसार में नारी का रीढ़ की हड्डी के रूप में महत्व। नारी के बगैर सृष्टि का सृजन संभव है नहीं। नारी के बगैर यह सृष्टि का पालन पोषण संभव है नहीं। और तीसरा सांकेतिक अर्थ जो रीढ़ की हड्डी का है, वह मनुष्य के लिए। जिस तरह से हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी का महत्व है, जिस तरह समाज में, इस सृष्टि में, इस संसार में नारी का रीढ़ की हड्डी के समान महत्व है, उसी तरह से मनुष्य के जीवन में चरित्र रीढ़ की हड्डी है। मनुष्य के जीवन में चरित्र का वही स्थान है, वही महत्व है जो हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी का महत्व है। जिस तरह से रीढ़ की हड्डी न होने पर हम खड़े नहीं हो सकते, वैसे मनुष्य के जीवन में चरित्र के न होने से उसका जीवन कभी खड़ा नहीं हो सकता, वह जीवन में खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए रीढ़ की हड्डी को चरित्र के रूप में दर्शाया गया है, या चरित्र को मनुष्य के जीवन में रीढ़ की हड्डी के रूप में दर्शाया गया है। मेरे प्यारे, कहा भी गया है, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम आयाति याति च अछीणो वित्ततः छीणो वृत्तस्तु हतो हतः। अर्थात हमें अपने जीवन में चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता और जाता है, धन के नष्ट होने से कुछ भी नष्ट नहीं होता, लेकिन चरित्र के नष्ट होने से मनुष्य मृतक के समान हो जाता है, वह जीते जी मर जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर रीढ़ की हड्डी
का 3 सांकेतिक अर्थ होता है। एक तो पार्ट्स ऑफ बॉडी के रूप में, दूसरा सृजन सृष्टि संसार के लिए नारी के रूप में, और तीसरा मानव के जीवन में चरित्र के रूप में। 3 अर्थ रीढ़ की हड्डी व्यक्त करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप जब पढ़ेंगे तो जो इस एकांकी की नायिका है उसका नाम है उमा, और उमा एक नारी है, एक लड़की है। उसके विवाह में देखने के लिए वर पक्ष के लोग आने वाले हैं, और वर पक्ष को खुश करने के लिए उमा की पढ़ाई लिखाई छिपाई जा रही है, और जो लड़का देखने के लिए आ रहा है वह चारित्रिक रूप से, शारीरिक रूप से भी कमजोर है। वह हॉस्टल के लड़कियों से छेड़खानी करते हुए पकड़ा गया है, और शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण उसको सीधे बैठने में भी परेशानी होती है। तो दोनों चीज, एक तो वह शारीरिक रूप से कमजोर है, झुक करके बैठता है, उसके पिता उसे आगाह करते हैं कि सही से बैठो, शादी देखने आए हो, इसीलिए तुम्हारे मित्र कहते हैं कि तुम्हारी तो बैकबोन ही नहीं है। और दूसरी बैकबोन उसके पास, ये तो शरीर की बैकबोन, शारीरिक विकलांगता उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी मानसिक विकलांगता महत्वपूर्ण है। शरीर के विकलांग होने से व्यक्ति सफल हो जाता है, लेकिन मानसिक रूप से, चारित्रिक रूप से विकलांगता आदमी को कभी आगे बढ़ने नहीं देती। तो 2 अर्थ तो यहाँ आ गया। एक तो वह शारीरिक रूप से अक्षम है, उसको बैठने में परेशानी होती है। मैं भी क्लास में कहा करता हूँ कि अपने रीढ़ की हड्डी पर सीधे 90 डिग्री पर बैठो, तो बैठ नहीं सकता। दूसरे, चारित्रिक रूप से भी वह कमजोर है, और यह कमजोरी हॉस्टल की लड़कियों के साथ देखने में आती है, और उमा भी उसी हॉस्टल में पढ़ती है। तीसरी, उमा स्वयं एक नारी की प्रतिनिधित्व कर रही है। उमा स्वयं एक नारी है, और उसको भावी पत्नी के रूप में देखने के लिए वही शारीरिक रूप से, चारित्रिक रूप से कमजोर लड़का, जिसका नाम शंकर है, देखने आ रहा है। जबकि उमा पढ़ी लिखी, होशियार, मेधावी, सद्गुणी, सर्वगुण संपन्न एक आदर्श बालिका है, आदर्श लड़की है, लेकिन फिर भी उसका परीक्षण होता है। उसको चला करके, उसको बाजा बजवा करके, गीत सुन करके, नृत्य गायन वादन, सिलाई कढ़ाई बुनाई, रसोई, घर गृहस्थी, सारे दृष्टिकोण से परीक्षण किया जाता है, और उसका परीक्षण वह करता है जो स्वयं चारित्रिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कमजोर है। तो वह ऐसे कमजोर के द्वारा
हमला कहाँ किया जा रहा है? समाज, संसार, इस सृष्टि की रीढ़ की हड्डी पर, यानी नारी के ऊपर। नारी को कोई अधिकार नहीं है कि वह अपने लिए, एक लड़की को अपने लिए वर चुनने और उसे सेलेक्ट और रिजेक्ट करने का अधिकार नहीं है, और लड़का कुछ भी कर सकता है। यही चीज़ यहाँ पर दर्शाई गई है, यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने इस नाटक, इस एकांकी की समरी बता दिया और जगदीश चंद्र माथुर का जीवन परिचय बता दिया। तो आप लोगों को होमवर्क में जगदीश चंद्र माथुर का जीवन परिचय लिखना है। कल हम इस नाटक को आगे पढ़ाएंगे। तो आज इतना ही। मुझे पूरी आशा एवं विश्वास है कि आप लोगों को जो मैंने बताया वो समझ में आया होगा और आप लोग होमवर्क अच्छे ढंग से कर सकेंगे। फिर कल इसको आगे बढ़ाएंगे और देखते हैं इस नाटक में आगे क्या होने वाला है, इस एकांकी में आगे क्या होने वाला है। तो आज इतना ही। धन्यवाद।